माय चैनल। बच्चों आज हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न 2019-20 के प्रश्न को पहले हमने बता दिया था। आज हम जो बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न हमने पिछले वीडियो में बना दिया था, आप उसे देख सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बनाएंगे। ये 2019-20 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किसका 6, 72 और 120 का। ठीक है, तो पहले हम लोग 6 का निकालते हैं क्या गुणनखंड। ठीक है, 2 से जाएंगे 2 तिहाई 6 और 3 से गए 1, तो अपन यहां पर लिख देंगे 6 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 1। अब हम निकालेंगे 72 का भी, तो 72 का जब निकालेंगे बच्चों देखो तो 72 की इकाई में 2 है ना, तो 2 से काटिए। पहले 2 से काटेंगे तो 2 भाग लगाइए इसमें तो 36 आएगा। फिर 2 से भाग 36 में लगा दीजिएगा तो 18 आएगा, 2 18। फिर 2 का भाग 18 में लगा देंगे 9 आएगा। फिर 9 किससे करता बताइए, 3 से ना, तो 3 इकाई 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 72 लिख के 1 2 3 2 आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे और 3 गुणे 3 लिख दिया। ठीक है, अब हम 120 का निकालेंगे। तो 120 के जब गुणनखंड निकालते हैं देखिए तो क्या आएगा, 2 से जाएंगे 2 का भाग 2 छिक का 12, ये 0 उतार दिए 60 आया। फिर 2 से जाएंगे 2 तिहाई 6 और 30 आ गया। फिर 2 का भाग 30 में लगाइएगा तो क्या आएगा 15, 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, फिर 3 का आएंगे 3 5 15, फिर 5 एकम 5। देखिए 3 बार 2 आया है, 120 में 3 बार 2 आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5 आया। ठीक है, 3 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 1 सब में लिखना जरूरी है। अब क्या करें बच्चों, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं देखिए, एचसीएफ जो है तीनों में जो नंबर मिलता है, क्या ये 3 है ना, 6, 72, 120 है, तो जो तीनों में कॉमन नंबर मिलेगा वो एचसीएफ कहलाएगा। तो जैसे देखेंगे एचसीएफ में 2 2 2 तीनों में है ना, तो 2 आया एचसीएफ। अब 3 देखिए 3 दोनों में है, तीनों में देखिए सबसे कम 3 किसमें है, इसमें है, जिसमें सब में मिले और सबसे कम मिले। ठीक है, तो देखिए 2 सब में है लेकिन सबसे कम इसमें है, ऊपर वाले में, तो ये 2 आ गया। और 3 देखिए सब में है लेकिन सबसे कम ऊपर वाले में है 6 में, तो 3 लिख दीजिए। और 5 तो है नहीं इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे, गुणे 1 कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से एचसीएफ क्या आ गया, 6 आया। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम को जस्ट इसका क्या करेंगे, 2 इसमें सबको लिखेंगे, 2 इसमें भी है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, लेकिन सबसे अधिक बार 2 जिसमें आया उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें 1 बार 2 आया, इसमें 3 बार आया है, इसमें भी 3 बार, तो सबसे अधिक कितने बार 2 आया है, 3 बार, तो अधिक वाले को लिखेंगे। ठीक है ना, एलसीएम में लिख दिया और लिखेंगे सबको, कोई नंबर छोड़ेंगे नहीं। अब 3 को देखिए, 3 इसमें 1 बार आया है 6 में, 72 में 3 2 बार आया है और 120 से गुणनखंड में 3 1 बार आया, तो सबसे अधिक बार 3 का उसमें आया 2 बार 72 बार में, तो अधिक वाले को लिखेंगे, सब में हो, अधिक वाले को सब में हो और जिसमें सबसे ज्यादा हो उसको। और ठीक है 5 बचा, 5 को भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सभी नंबरों को लिखते हैं, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे 2 इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 3 बार आया है, इसमें भी 2 3 बार आया है, तो अधिक वाले को लिखेंगे, मतलब 3 बार वाले को लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 देखिए इसमें 1 बार है 6 में, 3 इसमें 2 बार आया है, इसमें 3 1 बार, तो अधिक कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 को लिख दिया, तो 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया। अब 5 जो है 5 एक ही बार आया तो उसको भी लिखेंगे सबको, लेकिन जो अधिक बार नंबर आए उनको लिखते हैं। ठीक है, और लिखेंगे सभी नंबर को, कोई नंबर छोड़ते नहीं है एलसीएम में। ठीक, अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 तिहाई 72, पंचे कितना हो जाएगा 360। ठीक, 5 तिहाई 15 तिहाई 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 360, तो एलसीएम क्या है बच्चों इसका 360 आया। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा देखेंगे। एचसीएफ 306, 667 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306, 667 का ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ बच्चों फिर प्रश्न देखेंगे थोड़ा सा। एचसीएफ जो है 306, 667 ना होके 657 है, क्या है 657 है, बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306, 657 का ज्ञात करना। ठीक है ना, तो इसमें संख्या क्या क्या हो गई, 306 और 657, इसका एचसीएफ दिया हुआ है तो और एलसीएम पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का गुणनफल बटे
संख्या का HCF, संख्याओं का HCF मतलब संख्या का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। लघुत्तम समापवर्तक सूत्र क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे संख्या का महत्तम समापवर्तक या संख्या का HCF। तो दो संख्या हमारे पास क्या क्या देखिए, 306 है और गुण है 657 रख दीजिए, बटे संख्या का HCF कितना दिया बच्चों? 9, तो 9 रख दिया। अब 9 से किसी को भी काट सकते हैं, 306 को काटे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 और 6 को 36, तो अपना आ गया 34 गुणे 657। अब 34 का गुणा 657 में करते हैं और जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 24 25 26, 3 सत्ते 21, 2 3 5 15, 2 17, 1 3 6 18, 1 19, 8 2 1 3 7 6 13, 9 2 11 12, 2 22 338 आएगा, जिसका गुणनफल कितना है? 22 338। तो ये हो गया हमारा क्या? लघुत्तम समापवर्तक LCM हुआ। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल -1/4 और 1/4 हो। तो मूलों का योग बराबर लिखेंगे बच्चों, मूलों का योग दिया है हमारे पास, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -1/4। ठीक है, समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस बीटा बराबर -1/4। अब मूलों का गुणनफल लिखिए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4। अब सूत्र बना देते हैं, वर्ग समीकरण बनाने का सूत्र है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक, तो x² माइनस मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? -1/4 आया था x, और मूलों का गुणनफल है 1/4। अब 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 1/4। अब 4 लघुत्तम ले लेंगे तो 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 4x² धन 1x प्लस 1। अब ये जो नीचे का 4 बच्चों ये सब चला जाएगा जीरो साइड में, इसको हटा देते हैं, नीचे का डिनोमिनेटर को नहीं लिखते हैं। तो अब अपन लिखेंगे 4x² प्लस x प्लस 1, इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। और ये जो है एक द्विघात समीकरण है, 4x² धन x प्लस 1। अब प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा देखेंगे बच्चों, 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए। तो ये बढ़ते क्रम में नहीं बच्चों, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लोग पहले बढ़ते क्रम में सबसे पहले x³ का साइन लिखेंगे, जिसमें सबसे बड़ा घात x³ है तो माइनस x³ लिखिए। फिर ये 3x² का साइन प्लस है तो प्लस का 3x² लिखेंगे, माइनस 3x प्लस 5। ठीक, को पहले जो है बड़े पावर को लिखेंगे तो -x² प्लस x का प्लस लिखेंगे x और -1 से भाग दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है ना बच्चों, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो सबसे पहले बड़े घात को, उसके बाद कम घात को, कम अंक को, इसके बाद नंबर को लिख के इसको ऑर्डर में सेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग भाग लगाएंगे। देखिए -x² प्लस x माइनस 1 और ये -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये x² है और हमको x³ चाहिए, तो हम किससे जाएंगे? x से जाएंगे। किससे जाएंगे? x से। x का गुणा, अब x का ये गुणा है, यहां भी करेंगे, -x² के साथ भी करेंगे, x के साथ भी करेंगे और -1 के साथ भी करेंगे। देखिए तो x का गुणा जब -x² से करेंगे तो क्या आएगा? -x³। फिर प्लस x के साथ जब करेंगे तो x² आ जाएगा, इस x का गुणा। फिर x का गुणा किससे करेंगे? -1 से, तो क्या आएगा? -x आया। फिर लाइन खींचिएगा, साइन चेंज करिएगा, इसको देख यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और इसको कैंसिल कर दीजिए, -x³ प्लस x³ को कैंसिल कर दिया। अब देखिए प्लस 3x² है और यहाँ -x² है, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2x² हो गया। ठीक है, ये -3x है और ये प्लस x, माइनस प्लस को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, तो -2x आ गया।
-3x से 1x को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा -2x और प्लस का 5 आया। अब +2x² चाहिए बच्चों तो किससे जाएंगे +2। अब +2x² चाहिए ना तो किससे जाएंगे हम लोग +2x से गए तो यहाँ पर हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस के इंटू क्या होगा प्लस। तो बच्चों इसको -2 से हम लोग जाएंगे, किससे जाएंगे -2 से। अब देखिए -2 का इंटू जब इसके साथ करेंगे -x² के साथ में तो -2 का इंटू जब -x² से होगा तो प्लस का 2x² आएगा। क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस का इंटू क्या होता है प्लस। अब -2 का इंटू प्लस x से करेंगे तो क्या आएगा -2x आएगा। ठीक है, अब -2 का इंटू जब -1 से करेंगे तो माइनस माइनस का इंटू क्या होता है प्लस, तो 2 1 जा 2 क्या आएगा 2 -2 -1 इक्वल टू क्या होगा +2। अब लाइन खींचेंगे और साइन को चेंज कर दीजिए। कौन सा साइन चेंज करते हैं, नीचे वाले का। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल होगा, ऊपर देखिए -2x है और नीचे जो साइन चेंज था +2 है वो माना जाता है, नीचे वाला साइन जो चेंज था वो। तो -2x + 2x ये भी कैंसिल हो गया। अब 5 से 2 गया तो क्या आया बच्चों 3 आया। तो शेषफल क्या बचा 3। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब है एक पॉइंट में है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं, संरेखी है। इसको हम निकालने के लिए हम लोग दूरी का फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। और कोई दो साइड का योग तीसरी साइड के बराबर आता है, मतलब कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी तीसरी भुजा के बीच की दूरी के बिंदु के बराबर होती है तो क्या होगा, ये संरेख होगा। ठीक है, तो जैसे हम बताते देखो ए मान लेते हैं 1, 5 को, बी मान लेते हैं बच्चों 2, 3 को और सी के पॉइंट को जो है मान लेते हैं सी -2, -11। अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। तीसरे बिंदु के बीच, जैसे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो, यानी कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा तो समबिंदु संरेख होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देखेंगे ए का हुआ 1, 5 और बी का हुआ बच्चों 2, 3। अब यहाँ पर देखिए x1 का मान आया है 1, y1 का मान है 5 और ये x2 का होगा, बी का निर्देशांक जो x2 का लागे, x2 हो गया 2 और y2 हो गया 3। अब इसमें हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दूरी AB बराबर, ठीक है, दूरी AB बराबर √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए वैल्यू रखेंगे। x2 का वैल्यू 2 है माइनस x1 की वैल्यू 1, 2 - 1 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 5 है, ये रख के 3 - 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 - 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 स्क्वायर आया प्लस 3 - 5 करेंगे बच्चों तो -2 का स्क्वायर आया, तो 1 + 4 इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ए बी बराबर क्या आ गया 5 √5 आ गया। ठीक, अब हम BC निकालेंगे। अब हम BC निकालेंगे बच्चों, देखो तो B के कोऑर्डिनेट को, B के निर्देशांक को लिखेंगे 2, 3 एंड C के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे -2, -11। अब देखिए B का पॉइंट को x1 लेंगे, x1 बराबर 2, y1 = 3 और C के कोऑर्डिनेट को x2, y2 लेंगे, x2 = -2 और y2 = क्या आएगा -11। अब इसमें हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। दूरी BC बराबर √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए बच्चों x2 का मान आया -2 लगाए, माइनस x1 का मान है क्या 2 तो 2 लिख दिया स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -11, फिर माइनस फार्मूला का लगाएंगे। y1 की वैल्यू कितनी है 3, इसको 3 लिखिएगा, फिर इक्वल टू -2 क्या हो जाएगा -4 होगा स्क्वायर प्लस -11 - 3 क्या होगा -14 होगा। ठीक, अब -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 से क्या होगा 16 16 प्लस -14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा। 14 में 14 को गुणा करिएगा तो 196 आएगा। ठीक, अब इसको प्लस करेंगे 6 6 12 9 1 10 11 और 1 2, तो ये आया बच्चों 200 √212। अब हम निकालेंगे AC। ठीक है, तो AC निकालते हैं, देखते हैं। A का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। A का पॉइंट है 1, 5
और सी का पॉइंट है अपने पास -2 -11, ठीक है। अब ये ए वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 लेंगे। देखिए तो x1 आ गया 1, y1 आ गया 5 और x2 आया है अपने पास -2, y2 की वैल्यू आ गई -11। अब फार्मूला लगाएंगे AC = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू देखो बच्चों, हमारे पास x2 की वैल्यू -2 है, -2 लिखिए। x1 की वैल्यू 1 है तो -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -11 और y1 की वैल्यू है 5, ठीक। अब -2 -1 माइनस तो हमेशा प्लस करते हैं, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं या माइनस का साइन लगाते हैं बच्चों, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा। -11 -5 को भी प्लस कर दीजिएगा तो -16 आ जाएगा स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करिए तो 9 प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, ठीक है। तो आप इसके बाद इसको प्लस कर देते हैं तो 9 6 15, 5 1 6 और 2 तो 265 265 आ गया। हाँ बच्चों देखिए ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ए बी बराबर आ गया √5 और बी सी बराबर आया है √212 और ए सी बराबर आया है हमारे पास √265, ठीक। तो 265। अब देखेंगे किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। हम देखने से पता चल रहा है किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं के योग माने लंबाई, भुजाओं की लंबाई, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर नहीं है। योग तीसरी भुजा की लंबाई के योग के बराबर नहीं है, योग के बराबर। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर नहीं है, ठीक ना। मतलब ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल है ए सी के, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए सी नॉट इक्वल है ए बी के, और ए बी प्लस ए सी नॉट इक्वल है बी सी के। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा देखिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, मतलब इक्वी डिस्टेंस पर है। तो देखिए बच्चों x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो माना px, 0 कर लेते हैं, ठीक है। px, 0 और a के पॉइंट रख लेते हैं 2, -5 और b का पॉइंट रख लेते हैं -2, 9 जो दिया प्रश्न में, ठीक है। अब x1 बिंदु x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना है जो इस बिंदु से समदूरस्थ हो। तो मतलब यदि हम एक PA बराबर क्या निकालना, मुझे PB निकालना, ठीक है। क्या निकालना है, PA बराबर PB, P बीच में रहेगा और A और B साइड में रहेंगे। जैसे कि अपन एक डायग्राम बना के बताना चाहें आपको, ऐसे रफ डायग्राम है ये। px, 0 हो जाएगा और A के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं यहाँ पर 2, -5 और B के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं यहाँ पर -2, 9, ठीक है। तो इसमें से अब हमको ये बताना है कि P जो है इक्वी डिस्टेंस है A और B से। तो मतलब मुझे ये बताना है कि PA बराबर PB निकालना है। तो मैं सबसे पहले PA निकालूंगा दूरी के फार्मूला से और फिर PB निकालूंगा और इसके बाद दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों P के कोऑर्डिनेट को x, 0 लिखते हैं और A के कोऑर्डिनेट को हम लोग 2, -5 लिखेंगे। अब जो P का कोऑर्डिनेट है उसको x1 बराबर x और y1 इक्वल क्या करेंगे, 0। मतलब x1 की वैल्यू x है, y1 की वैल्यू क्या है, 0 है। और ये A के कोऑर्डिनेट को x2 और y2 मानेंगे। x2 बराबर 2 और y2 इक्वल क्या करेंगे, -5 आया, ठीक है। अब हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। PA बराबर √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हम इसमें दूरी का फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यू रखें बच्चों, देखो x2 में 2 रखे -x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है -5 - 0 होल स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान दो
a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा इसमें, दो 2 माइनस एक्स है जिसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यदि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला नहीं बनता तो 2 माइनस एक्स को 2 बार लिख के आप इसका इनटू कर दीजिएगा, ठीक है, 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, तो वही आंसर आएगा। तो चलिए हम फार्मूला यूज करेंगे इसमें, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a अपने पास 2 है, b अपने पास क्या है x है, तो 2 इंटू 2x होगा और प्लस माइनस 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद रूट ओवर, देखिए 2 का स्क्वायर किया जाए कितना आया 4 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जब 4x आएगा माइनस 4x आ गया और प्लस का क्या आएगा 25 बचा आया ये। अब क्या करें बच्चों, पहले स्क्वायर को लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिख दो और 25 और 4 को जब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29 आ जाएगा, तो 29 लिख दिया, ठीक। ये वैल्यू आ गई हमारे पास पीए की। अब हम निकालेंगे पीबी। अब बच्चों पीबी निकालना हमको, तो पी का कोऑर्डिनेट है x, 0 और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -2, 9, ठीक है। तो देखिए x1 मान लेंगे हम लोग, x को p वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 कहलाएगा, तो x1 x y1 क्या हो जाएगा 0 और b वाला कोऑर्डिनेट को मानेंगे x2 बराबर देखिए -2 आया और y2 बराबर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे पीबी निकालेंगे, तो पीबी का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला दूरी का सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप चाहिए x2 का मान देखिए -2 है और माइनस x कर दीजिए, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 9 है तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है -2 माइनस x का होल स्क्वायर है, तो जब डबल माइनस रहता है ना, दोनों तरफ माइनस रहता है ना, -2 माइनस x, तो हमेशा हमको प्लस का फार्मूला यूज करना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का दिखे, तो a स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, हमेशा प्लस का फार्मूला यूज किया करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x, ठीक है। अपने पास a 2 है और b अपने पास x रहेगा, ठीक है। माइनस डबल माइनस रहेगा तो इसका फार्मूला बताएंगे आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, या तो फिर आप -2 माइनस x को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x कर दिया और प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 आया। आप ध्यान दें बच्चों, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। तो अब क्या होगा, ये यहां से देखेंगे पीवी जो आया है हमारे पास, पीवी आ गया हमारे पास, देखिए पहले ऑर्डर में लिखिए, पहले x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर लिखा प्लस 4x लिख दिया प्लस 81 और 4 को जब प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, ठीक है। तो पीवी की वैल्यू आ गई अपने पास रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब हम दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे, पीए इक्वल टू पीबी, क्योंकि ये समदूरस्थ प्रश्न में बोला था। हाँ बच्चों, तो इसमें बिंदु ज्ञात करना जो समदूरस्थ हो, समदूरस्थ मतलब दोनों दूरी बराबर हो, तो प्रश्नानुसार लिख के हम लोग प्रश्नानुसार लिखेंगे और पीए बराबर पीबी करेंगे, क्या करेंगे पीए बराबर पीबी, ठीक है ना, बराबर दूरी। तो पी का वैल्यू कितना था रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब स्क्वायरिंग दो करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्गमूल के चिन्ह को अब नहीं लिखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 आए बच्चों। अब क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4x इधर आएगा माइनस 4x इक्वल टू, अब इस साइड नंबर को रखेंगे तो 85 माइनस 29, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x क्या आ जाएगा माइनस 8x आएगा, और इधर देखिए 85 से 29 को माइनस करेंगे, देखिए तो 15 में 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 38 में 3 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। देन x इक्वल टू क्या होगा 56 डिवाइडेड बाय माइनस 8, 8 7 जा 56, तो क्या है माइनस 7 आया बच्चों, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें बिंदु बोला गया था, बिंदु क्या निकालने को होगा p, x 0 माने थे हम लोग ना, तो p
P तो हम अपनी इच्छा से माने थे P x कामा 0, तो P -7 कामा 0 लिख सकते हैं, या -7 कामा 0 भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होता, ये सही होता है। -7 कामा 0 भी बता सकते हैं। ठीक, यही इसका आंसर था। नाउ देखेंगे बच्चों, दो त्रिभुज समरूप होने के प्रतिबंध लिखिए। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, लिखेंगे हम इसका उत्तर, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होने का प्रतिबंध संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। ठीक, ये इसका क्या होगा बच्चों, आंसर। संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। प्रश्न 9 का अथवा देखेंगे बच्चों, नीचे दी गई आकृति में यदि डी समांतर है बीसी के तो ईसी का मान ज्ञात करो। दिया बच्चों एबीसी में एडी बराबर क्या दिया हुआ, देखिए एडी बराबर है 1.5 सेंटीमीटर और बीडी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और एई बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। फाइंड करना है अपने को ईसी, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं इसी में। ठीक, अब डी समांतर है बीसी के, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, डी समांतर है बीसी के तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय से एडी बाई डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। ठीक ना, एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। तो वैल्यू रखिए, एडी की वैल्यू कितना है 1.5 और डीबी की वैल्यू कितना है 3 इक्वल टू एई की वैल्यू कितना 1 और ईसी का अपने को फाइंड आउट करना। ठीक है, त्रिया गुणा करिए 1.5 ईसी बराबर 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 1 कम 3, तो ईसी बराबर आएगा 3/1.5, दशमलव हटा देते हैं तो ऊपर शून्य लगाएंगे तो बन जाएगा 30/15 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 2 आया 2 सेंटीमीटर, ईसी का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। अब अच्छा प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, दी गई आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। तो दिया है, लिखेंगे बच्चों, चित्र बना हुआ है इसका, दिया है एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक, दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है, जो कोण बी और एम पर समकोण है। ठीक है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। ठीक बच्चों, आप उपपत्ति चलते हैं, उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी में, ठीक है, कोण एबीसी बराबर कोण एएमपी बराबर 90 अंश लिख दीजिए। ठीक बच्चों, कोण एबीसी बताइए, बी भी 90 अंश है और इधर एम भी 90 अंश है, तो बीच में नाम बी आना चाहिए, बीच में नाम ए। तो इस प्रकार से क्या बनाएंगे, कोण एबीसी बराबर कोण एएमपी बराबर 90 अंश, और कोण ए उभयनिष्ठ है तो अपन लोग इसको लिख देंगे कोण बीएसी बराबर कोण एमएपी बराबर लिख देंगे, इसका रीजन उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, बीच में नाम ए आना चाहिए, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कोण ए बराबर कोण ए भी लिख सकते हैं। कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, त्रिभुज एएमपी के कौन से प्रमेय से हो जाएगा, कोण समरूपता से, कोण
समरूपता से ये क्या है, त्रिभुज समरूप है। कोण कोण समरूपता, ठीक है, कोण कोण समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गया बच्चों, समरूप हो गया। यही सिद्ध करना था। हाँ बच्चों, प्रश्न 10 का अथवा देखेंगे। एबीसी एक द्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, और तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो देखिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका कोण सी समकोण है, तो हम लोग एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और सी पे क्या लिखेंगे, 90 अंश, जहां सी क्या है, समकोण है, और नाम ए और बी कहीं पर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इधर भी ए लिख सकते हैं और बी इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब भुजा दो भुजा बराबर है, बीसी बराबर एसी है। तो दिया में क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, मतलब 90 अंश, जिसका कोण सी 90 अंश है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, ये लिख देते हैं, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। अब चलिए बच्चों उत्पत्ति में, उत्पत्ति लिखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होगा और प्लस आधार का वर्ग। अब बच्चों देखो कर्ण हमारे चित्र में क्या है, AB है, तो AB का वर्ग बराबर लंब क्या चीज है बताइए, AC, और आधार क्या हो जाएगा, BC का वर्ग, ठीक है, आधार BC का वर्ग होगा। तो AB वर्ग बराबर, हमको देखिए प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर ना, तो BC बराबर AC लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, इसलिए BC बराबर हमको AC रखना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इसीलिए हमको BC की जगह में AC लिखना होगा, ठीक है ना। तो BC बराबर AC लिख दीजिएगा, रीजन समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो AB स्क्वायर बराबर बच्चों आएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2AC स्क्वायर आ जाएगा, और यही सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे बच्चों। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज OPQ में हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे OPQ, और जिसमें P जो है 90 अंश बनाएंगे, ठीक है, और O और ये Q बना दिए, ठीक है, बन गया। अब बताइए OP बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, OP की जगह हम 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, और OQ माइनस PQ बराबर दिया 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो OQ बराबर क्या होगा, 1 प्लस PQ, पक्षांतर कर देंगे, माइनस PQ इधर आ जाएगा तो प्लस PQ हो जाएगा। OQ के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस PQ, तो 1 हाइपोटेनस हो गया, 1 प्लस PQ, और हम लोग को क्या निकालना है, PQ की वैल्यू। अब ठीक है, सबसे पहले हम लोग PQ की वैल्यू निकालेंगे, किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो लिखिए समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारे चित्र में देखिए, OQ है, OQ का वर्ग बराबर लंब क्या है, PQ, तो PQ का वर्ग प्लस आधार क्या है, OP, तो OP का वर्ग लगा देंगे, ठीक। अब इनकी हम वैल्यू रखेंगे। OQ की वैल्यू हमारे पास कितना बताइए, 1 प्लस PQ है, तो 1 प्लस PQ का वर्ग करेंगे बराबर PQ वर्ग, और प्लस OP की वैल्यू कितना दिया है, 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B हमारे पास PQ है तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2AB, 2 × 1 × PQ आएगा, ठीक है, 2AB
ए हमारे पास 1 है, अब बी क्या चीज है, पी क्यू है, बराबर लगाएंगे, पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो गया, ठीक है। अब बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 आया, प्लस पी क्यू स्क्वायर लिखेंगे प्लस पी क्यू स्क्वायर और प्लस 2 पी क्यू आ गया, प्लस 2 पी क्यू इसका 2 लगाइए, पी क्यू स्क्वायर प्लस 49 हुआ। बच्चों आप क्या करें, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 49 और ये प्लस 1 इधर आ गया, माइनस 1 हो गया, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर प्लस और पी क्यू स्क्वायर माइनस कैंसिल हो गया, 2 पी क्यू बचा हमारे पास, देखिए 2 पी क्यू बराबर 49 से घटा देंगे बच्चों कितना आएगा, 48 आ गया। तो पी क्यू बराबर क्या आएगा, 48 बटे 2, तो इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 24। तो पी क्यू का मान कितना आ गया, पी क्यू बराबर आ गया हमारे पास 24, ठीक बच्चों। अब पी क्यू जब 24 आ गया तो हम ओ क्यू निकालेंगे, ओ क्यू बराबर क्या देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे ना, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू लिखेंगे, ठीक। अब ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, 24 आया है, पी क्यू की जगह में आप 24 रखिए, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा कितना, 25, ठीक है। ओ क्यू का मान आ गया 25 आ गया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हमको जो पूछा गया है साइन क्यू और कास क्यू का मान वो हम लोग निकालते हैं। अब बच्चों देखो पी क्यू की वैल्यू आ गई है 24 सेंटीमीटर, ओ क्यू की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और पीओ की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग डायग्राम फिर से बना लेते हैं एक तो, और यहाँ पर क्यू लिख देते हैं पी और ये ओ, ठीक है ना। अब ओपी तो दिया था 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ओ क्यू कितना आया था हमारे पास 25 सेंटीमीटर आया था, ये लिख देंगे, और पी क्यू का आया था 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर पी क्यू की जगह हम लिख दिया, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है देखो साइन क्यू, साइन क्यू पूछा है, तो साइन क्यू बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये बताया कि जिस कोण को पूछा गया, देखो जो कोण पूछते हैं ना उसको, जैसे कोण क्यू पूछे, कोण क्यू के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए पीओ है, क्या है, पीओ, और कर्ण क्या रहेगा, ये लंब ये है, और कर्ण क्या रहेगा ओ क्यू, तो ओ क्यू कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो पीओ की वैल्यू कितनी है 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो ये साइन क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 बटे 25। जो कोण हम पूछेंगे उसकी सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या पूछा है देखिए कास क्यू, और कास क्यू बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है ना, आधार। तो देखिए क्यू के सामने वाली भुजा तो लंब है, लंब क्या है, ओपी लंब है, तो आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू आधार हो जाएगा, तो पी क्यू बटे कर्ण होगा हमारे पास ओ क्यू, और पी क्यू की वैल्यू कितना बच्चों 24 है, तो 24 लिख देंगे पी क्यू की जगह में 24, और कर्ण हमारे पास 25 था तो 25 लिख देंगे, तो ये आ गया अपना आंसर 24 बटे 25 कास क्यू का। देखेंगे बच्चों, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है एवं tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जहां 0a प्लस बी का मान 0 डिग्री और a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री के बीच में होगा, तो a और b का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको, tan a प्लस बी बराबर है √3। अब अपने को ये देखना है कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ठीक है ना। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इसको याद करना पड़ेगा कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है tan में, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास a प्लस बी बराबर 60 अंश बचेगा, ये बन गया पहला इक्वेशन, फर्स्ट समीकरण। अब दूसरा क्या दिया देखिए, tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3, ठीक। तो tan a माइनस बी बराबर जब 1/√3 है, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan में कितने डिग्री वैल्यू होती है, tan 30 की होती है, tan 30 डिग्री की मान 1/√3 होता है, ये लिखेंगे। अब a माइनस बी बराबर क्या लिख देंगे 30, tan कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से या कोई भी विधि से समीकरण को हल करेंगे, तो हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। a प्लस बी बराबर 60 अंश आया और a माइनस बी बराबर क्या आया 30 अंश आ गया, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो b अभी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा, प्लस और माइनस a और ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 60 30 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 90, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने 5, ठीक ना। तो a बराबर आ जाएगा 90/2, कट जाएगा बच्चों, तो क्या आया 45, a का मान आ गया 45 डिग्री। अब इस a का मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 से लिखेंगे, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो a प्लस बी बराबर क्या आएगा 60 अंश,
और ए का मान कितना देखिए 45, तो ए की जगह हम 45 रख देंगे और बी उतार देंगे बराबर 60 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 60 माइनस 45, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ए का मान आ गया है 45 डिग्री और बी का मान आ गया है 15 डिग्री। ये आंसर है। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों यहां पर जो होगा x1 है -1 और y1 हो जाएगा 7, x2 का वैल्यू दिया है 4, y2 की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, ये x1 y1 को कोऑर्डिनेट कहलाता है -1 और 7, और ये x2 और y2 को कोऑर्डिनेट कहलाएगा 4 और -3। ठीक है, अनुपात को हमेशा m1 और m2 से मानेंगे तो m1 2 होगा और m2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अंतःखंड सूत्र है ये, x बराबर m1 का मान देखिए ध्यान से रखिएगा 2 रखेंगे, x2 का मान कितना है 4 तो 4 रखिएगा, प्लस m2 का मान देखिए 3 है 3 रखेंगे, x1 का मान कितना है -1 तो -1 रखेंगे, अपान में m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 3 करेंगे। ठीक, अब x इक्वल टू देखिए 4 का 2 में गुणा करिए बच्चों क्या आएगा 8 और -3 आएगा, अपान में क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर 5/5 कट जाएगा 1, x का मान आ गया 1। ठीक है, अब y वाला फार्मूला यूज करिए, y बराबर फार्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब y बराबर m1 का मान ध्यान से देख के रखेंगे बच्चों, m1 का मान 2 है, ठीक है 2, और y2 का मान है -3 रखिएगा, प्लस m2 का मान है 3 तो 3 रखिएगा। ठीक, और y1 का मान कितना है 7 तो 7 रखेंगे, अपान में m1 प्लस m2 तो ये 2 प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब बच्चों y बराबर 2 का -3 में गुणा करते हैं तो -6 आएगा और 7 21 हो जाएगा, 7 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 21 बटे 2 और 3 को जोड़ देंगे तो आएगा 5, तो y बराबर 21 से 6 घट जाएगा कितना आएगा बच्चों 15 बटे 5, 5 से 15 को काट देंगे तो 3 आएगा, y बराबर 3। इस प्रकार से बच्चों जो आंसर हुआ x बराबर क्या हुआ 1 और y बराबर क्या हुआ 3। हाँ 12 का अथवा देखेंगे बच्चों, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। y अक्ष किस अनुपात में बच्चों, तो देखिए x1 5 हो जाएगा, y1 -6, x2 का मान जो होगा -1 होगा और y2 का मान -4। y अक्ष में x निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष में x निर्देशांक क्या होगा 0 होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, और रेशो पूछा, अनुपात पूछा तो माना अनुपात के अनुपात 1 है, माना अनुपात के अनुपात 1 है, मतलब m1 k है और m2 क्या होगा 1 हो जाएगा। y अक्ष में x निर्देशांक 0 होता है, इसलिए x का सूत्र लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, तो y अक्ष में x निर्देशांक 0 है, मतलब x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x बराबर 0 और m1 का मान k रखेंगे। ठीक, x2 का मान यहां से देख के रखेगा, x2 का मान -1 है, -1 प्लस m2 का मान 1 है 1 और x1 का मान कितना है 5 तो 5 रखेंगे बटे k प्लस 1। अब 0 का गुणा k प्लस 1 से करेंगे तो 0 गुणे k प्लस 1। ठीक है, 0 का गुणा k प्लस 1 से होगा बराबर k का गुणा -1 से करेंगे तो -k आएगा। ठीक, और प्लस 5 का गुणा 1 से कर देंगे तो 5 एकम 5 होगा। ठीक, 0 का गुणा बच्चों k प्लस 1 से जब हम लोग करते हैं तो 0 ही आता हमेशा, -k प्लस 5 तो 0 -5 बराबर -1 तो -5 बराबर -k, माइनस कैंसिल कर देंगे तो k बराबर 5 आ गया, नीचे हम लोग अपने से 1 बना लेंगे। आता है अनुपात जो है बच्चों, अनुपात आता है, अनुपात हुआ 5:1।